नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल LCM ऑनलाइन में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक नए एपिसोड की शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों हम ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर वायुमंडल के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों वायुमंडल से ये ज्योग्राफी नहीं, साइंस के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो किसी भी एग्जाम से इससे प्रश्न अछूते नहीं रहते। तो दोस्तों हम बहुत ज़्यादा बात तो नहीं करेंगे, सीधी बात नो बकवास के मद्देनजर रखते हुए आज हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हमारा वायुमंडल के चैप्टर का सबसे पहला प्रश्न है। वायुमंडल के चैप्टर का सबसे पहला प्रश्न है, निम्न कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दोस्तों हमारा पहला कूट है, ओजोन एक प्रकार का ऑक्सीजन है। दूसरा है, इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु और नाइट्रोजन का 1 परमाणु पाया जाता है। तीसरा नंबर है, यह सौर विकिरण से पराबैंगनी रश्मियों को अवशोषित कर लेता है। चौथा है, इसका सर्वाधिक सांद्रण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो दोस्तों आपको पता होगा ओजोन एक प्रकार का ऑक्सीजन है। जी हाँ दोस्तों, ओजोन एक प्रकार का ऑक्सीजन है, इसलिए हमारा पहला कथन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। पहला कथन हमारा सही हो जाता है। फिर अगर हम बात करें इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु, ऑक्सीजन के 3 परमाणु तो पाए जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का 1 परमाणु नहीं पाया जाता है दोस्तों, इसलिए ये कथन हमारा गलत हो जाता है। फिर अगर हम बात करें, यह सौर विकिरण से पराबैंगनी रश्मियों को अवशोषित कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, जबकि इसका चौथे में इसका सर्वाधिक सांद्रण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो दोस्तों नहीं, ये कथन भी गलत है, इसका सर्वाधिक सांद्रण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। यहां से निष्कर्ष निकलता है हमारा कि कथन 1 और कथन 3 सही है। तो दोस्तों कथन 1 और कथन 3 यानी ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है कथन 1 और 3 सही है। तो दोस्तों चलते हैं, इसमें कुछ प्रश्न डिस्कशन के तौर पर हमने दिए हुए हैं, उनके व्याख्या को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें ओजोन एक प्रकार का ऑक्सीजन है जो गैसों का मंडल है। ओजोन एक प्रकार का ऑक्सीजन है जो गैसों का मंडल है। ओजोन में ऑक्सीजन के 3 अणु O3 होते हैं। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा मानवीय क्रियाकलापों के कारण ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। अंटार्कटिका रिक्तीकरण इसका उदाहरण है। तो अंटार्कटिका के क्षेत्रों में ओजोन परत की कमी होने के कारण छिद्र हो रहा है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, वह वायुमंडलीय परत जो जैव मंडल का एक भाग है उसे कहा जाता है। तो दोस्तों जैव मंडल कहाँ पाए जाते हैं, क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। जैव मंडल कहाँ, क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर बी होगा। दोस्तों वायुमंडल को 5 परतों में बांटकर अध्ययन करते हैं। 5 परत कौन कौन से, शुरुआत सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल और आयन मंडल के बाद बहिर्मंडल। तो दोस्तों चलते हैं, इसमें कुछ डिस्कशन हमने किए हुए हैं, डिस्कशन को देख लेते हैं। अगर हम बात करें इसमें, तो जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वह वायुमंडलीय परत जिसमें जैव मंडल का एक भाग है उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल में वायुमंडल की सबसे निचली एवं सघन परत है जिसमें वायु के संपूर्ण भाग का 75% पाया जाता है। यानी क्षोभ मंडल या जैव मंडल में संपूर्ण वायु का 75% भाग पाया जाता है। संपूर्ण वायु का 75% भाग क्षोभ मंडल में पाया जाता है। फिर अगले पॉइंट में है, धरातल से इस परत की औसत ऊंचाई 16 किलोमीटर मानी जाती है। यानी धरातल से क्षोभ मंडल की ऊंचाई 16 किलोमीटर, जबकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर पतली होती जाती है। यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है पतली होती जाती है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल सममंडल का भाग नहीं है। तो दोस्तों सममंडल का भाग कौन सा नहीं है, ताप मंडल यानी मध्य मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल, ये तीनों मंडल 88 किलोमीटर की ऊंचाई तक यानी लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, जो सममंडल का भाग है। देखिए सममंडल विषम मंडल 2 मंडल होते हैं। तो सममंडल के अंतर्गत क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल आता है, जबकि विषम मंडल के अंदर ताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल आ जाते हैं। तो दोस्तों हम डिस्कशन देख लेते हैं एक बार। अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, ताप मंडल सी यानी सममंडल का
का भाग कौन सा नहीं है? तापमंडल नहीं है। दोस्तों अगर बात करें तापमंडल सममंडल का भाग नहीं है, जबकि मध्यमंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल सममंडल के उपमंडल हैं। ज्ञात है कि इन सभी भागों को सममंडल इसलिए कहा जाता है कि इनमें गैसों के अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न है। जो ये चौथा प्रश्न है, हम कहें क्षोभ मंडल की मोटाई के ऊपर सबसे अधिक होती है। क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे ऊपर कहाँ पर होती है? तो सबसे अधिक क्षोभ मंडल की मोटाई कोलंबो के ऊपर होती है, यानी कोलंबो के ऊपर क्षोभ मंडल की ऊंचाई सबसे अधिक होती है, क्योंकि कोलंबो श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर है। यह शहर नए तथा औपनिवेशिक इमारतों का सुंदर सम्मिश्रण है। दिए गए शहरों में कोलंबो विषुवत रेखा के सर्वाधिक समीप स्थित है। विषुवत रेखा पर अपकेंद्री बल के प्रभाव स्वरूप गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम होता है, जिस कारण विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक पाई जाती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। इन सारे प्रश्नों को हम 25 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं। ये पहली सीरीज है और वायुमंडल चैप्टर से ये सीरीज हमने उठाया है। तो अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को, ताकि अगली बार जब इसकी दूसरी सीरीज मैं लेकर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन क्षोभ सीमा के बारे में सही है? तो दोस्तों देखते हैं कौन सा कथन क्षोभ सीमा के बारे में सही है। अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन है यह लगभग 5 किलोमीटर मोटी परत है। तो दोस्तों ये क्या है? ये कथन गलत है, ये क्षोभ सीमा के बारे में सही नहीं है। भूमध्य रेखा पर इसकी औसत ऊंचाई लगभग 10 किलोमीटर होती है। तो दोस्तों ये भी कथन गलत है। अगर इसकी ऊंचाई में मौसमी परिवर्तन नहीं होता है, तो इसकी ऊंचाई में मौसमी परिवर्तन नहीं होता है, ये भी कथन गलत है। अगर हम कहें इसके शीर्ष में भूमध्य रेखा पर तापमान न्यूनतम और ध्रुवों पर अपेक्षित अधिक हो जाता है, तो दोस्तों ये कथन ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी इसके शीर्ष में, अगर कहें क्षोभ सीमा के बारे में सही नहीं, तो क्षोभ सीमा के बारे में सही क्या है? तो इसके शीर्ष में भूमध्य रेखा पर तापमान न्यूनतम और ध्रुवों पर अपेक्षित अधिक पाया जाता है। तो दोस्तों हम चलते हैं इसके कुछ डिस्कशन को हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो इसके डिस्कशन की, तो दोस्तों अगर हम इसके डिस्कशन की बात करते हैं, तो अगर हम यहाँ से देखते हैं कि वायुमंडल के सबसे निचले भाग जिसकी ऊंचाई धरातल से औसत रूप से 12 किलोमीटर होती है। दोस्तों वायुमंडल के सबसे निचले भाग को जिसकी ऊंचाई धरातल से औसत रूप से 12 किलोमीटर होती है, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल कहा जाता है। धरातल से औसत रूप से 12 किलोमीटर ऊंचाई होती है। अब भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 17 किलोमीटर होती है और मौसम की प्राय सभी घटनाएं इसी मंडल में होती है, यानी क्षोभ मंडल में मौसम की सारी घटनाएं होती हैं। तो इसके शीर्ष पर भूमध्य रेखा पर तापमान कम अर्थात 70 डिग्री सेंटीग्रेड तथा ध्रुवों पर शीर्ष तापमान 58 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अतः विकल्प डी आपका सही है और विकल्प डी को छोड़कर बाकी सभी कथन गलत हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल के ऊष्मन में सबसे कम महत्व की है? तो वायुमंडल के ऊष्मन में सबसे कम महत्व की प्रक्रिया कौन सी है? तो सबसे कम महत्व की प्रक्रिया है संचालन। संचालन सबसे कम महत्व की है ऊष्मन में। तो दोस्तों चलते हैं हम इसके डिस्कशन की तरफ। हमें इसका डिस्कशन, चलिए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्नांकित वायुमंडल की गैसों में कौन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो दोस्तों कौन सी किरणें पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो ये तो आपको पता ही होगा, ओजोन का अणुसूत्र O3 होता है। अगर हम कहें समताप मंडल के ऊपरी भाग पर स्थित ओजोन मंडल सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर मानव को त्वचा कैंसर से बचाती है। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है अधिकांश मौसम की घटनाएं संबंधित हैं। तो दोस्तों ये जितनी भी मौसम की घटनाएं होती है वो कहाँ घटित होती हैं? तो जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। तो अगला अगर हम डिस्कशन की बात करें तो डिस्कशन में संपूर्ण मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल से ही संबंधित रहती हैं। यहाँ प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी हो जाती है, यानी कि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर
तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है दोस्तों आपके एग्जाम में कि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर कितने डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी हो जाती है। तो 165 डिग्री की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी हो जाती है। तो दोस्तों अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षरण का कारण है। तो दोस्तों ओजोन क्षरण के लिए सबसे जिम्मेदार है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। लेकिन जो ऑप्शन में दिया हुआ है क्लोरीन, फ्लोरीन, मेथेन और कार्बन, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार है वो है क्लोरीन सबसे ज़्यादा ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों अगर हम कहें ओजोन क्षरण के लिए सर्वाधिक हानिकारक CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है, जो क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन के यौगिकों से मिलकर ही बनती है, जबकि मीथेन का इससे कोई संबंध नहीं है। अतः उत्तर का निष्कर्ष निराकरण क्लोरीन है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका पर ओजोन क्षय का साक्ष्य प्रस्तुत किया था। यानी अंटार्कटिका पर जो ओजोन का छिद्र हो गया था उसके ओजोन क्षय का साक्ष्य प्रस्तुत किसने किया था सबसे पहले। तो सबसे पहले ओजोन छिद्र का फरमान जारी किया था जे फरमान ने। यानी अंटार्कटिका पर ओजोन छिद्र का जो क्षय हुआ था उसका साक्ष्य प्रस्तुत किया था सबसे पहले जे फरमान ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका पर ओजोन क्षय का साक्ष्य प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो वायुमंडलीय परत है, तो कौन सी ऐसी वायुमंडलीय परत है जहां से रेडियो तरंगें परावर्तित होती है। तो ये आयन मंडल ऐसी परत है जहां से रेडियो तरंगें टीवी, टेलीविजन की जितने भी तरंगें होती हैं वो आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें पृथ्वी का वायुमंडल 5 परतों में विभक्त है। ये हमने पहले भी बता चुका आपसे कि ये 5 परतों में विभक्त है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल। आयन मंडल में DEF परतें पाई जाती हैं। अब जो आयन मंडल एक परत है उसमें 3 परतें D लेयर, E लेयर और F लेयर पाई जाती हैं, जिनसे रेडियो तरंगें परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं तथा उपयुक्त यंत्रों के माध्यम से सुनी जाती हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है ग्लोब का संप्रति औसत तापमान है लगभग। ग्लोब का औसत तापमान है लगभग कितना? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ग्लोब का जो औसत तापमान है वो कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए प्रमुखता जिम्मेदार है। तो जो गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है वो कौन सी गैस है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देखे थे क्लोरीन गैस है, इसका डिस्कशन दे चुके हैं। दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वायुमंडल की वह परत जिसमें जल तथा धूल के कण पाए जाते हैं उसका नाम क्या है। तो दोस्तों जल तथा धूल के कण किस मंडल में, वायुमंडल के किस परत में जल तथा धूल के कण पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो जल और धूल के कण पाए जाते हैं वो जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो हमने बताया था किस मंडल में घटित होती हैं, वो क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। तो दोस्तों जितने भी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, बादल का बनना, बादल का गरजना, बिजली का चमकना, वर्षा का होना, ये सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। तो अगर हम बात करें जल तथा धूल के कण क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं, इनके कारण अनेक प्रकार की मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। यही कारण है कि क्षोभ मंडल में परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। अगर दोस्तों कहा जाए परिवर्तन मंडल किस मंडल को कहा जाता है, तो परिवर्तन मंडल क्षोभ मंडल को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन भारतीय दैनिक मानचित्र पर नहीं दिखाया जाता है। तो दोस्तों ये बादल को नहीं दिखाया जाता है, तापमान को मानचित्र पर दिखाया जाता है, वर्षा को दिखाया जाता है, पवन को दिखाया जाता है, लेकिन बादल को मानचित्र पर नहीं दिखाया जाता है। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों आप लोग भी विचार कीजिए, क्योंकि जब इतना पढ़ लिए तो हो सकता है आप लोग अब सही कर ले जाएंगे प्रश्न को। तो दोस्तों अगला है
क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर सर्वाधिक है। विषुवत फिर ये आर में है, विषुवत रेखा के निकट सूर्याताप उच्च तथा संवहन सशक्त है। तो दोस्तों हमारा कूट है ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला कूट है ए तथा आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला कूट है ए सत्य है परंतु आर गलत है। फिर अगला डी नंबर है ए गलत है परंतु आर सत्य है। तो ए नंबर में क्या है, क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये कथन तो सही है कि जो क्षोभ मंडल की जो मोटाई होती है विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है। अगर दूसरे में कहे विषुवत रेखा के निकट सूर्याताप उच्च तथा संवहन सशक्त है, तो जो विषुवत रेखा है दोस्तों, विषुवत रेखा के निकट सूर्याताप क्या होता है, उच्च होता है। ये तो कथन सही है क्योंकि सालों भर सूर्य की किरणें क्या होती हैं, एकदम सीधी पड़ती हैं विषुवत रेखा पर, जिसके कारण ताप उच्च रहता है। और यहाँ पर संवहनीय हवाएं चलती रहती हैं और संवहनीय सशक्त हवाएं चलती रहती हैं। तो ये क्या है, कथन ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है ओजोन परत के क्षयीकरण का प्रमुख कारण कौन सा है। तो ओजोन परत के क्षयीकरण का प्रमुख कारण कौन सा है दोस्तों, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत की सबसे जिम्मेदार गैस है। तो अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर प्रश्न है, नॉट निम्नलिखित में से किसकी मापक इकाई है। तो दोस्तों नॉट किसकी, वायुयान की गति को मापने को हम मापते हैं, हम किस में, नॉट में मापते हैं। जो वायुयान की गति है, वायुयान की जो गति है वो हम नॉट में मापते हैं, जबकि टैकोमीटर के द्वारा वायुयान और मोटर की गति निर्धारण की जाती है। टैकोमीटर के द्वारा वायुयान और मोटर की गति निर्धारण की जाती है दोस्तों। जबकि आगे अगर हम बात करेंगे इसकी मापक इकाई क्या है, टैकोमीटर के द्वारा वायुयान और मोटर की गति निर्धारित की जाती है, जिसकी मापक इकाई क्या है, नॉट है दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, ये जो है ये हमारा पहला सीरीज है वायुमंडल का अगला जो सीरीज लेकर के आएंगे उसको देखना नहीं भूलिएगा दोस्तों। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि अगर जब दूसरा वीडियो इसका हम डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भूमि के अंदर जाने पर औसत कितनी गहराई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती जाती है। दोस्तों एक कंसेप्ट तो आपको पता ही होगा कि यदि हम भूमि के अंदर जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है, जबकि भूमि के धरातल के ऊपर जाते हैं तो तापमान में कमी होती है। तो जब भूमि के अंदर जाते हैं तो वृद्धि होती है, तो कितने मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, 32 मीटर। 32 मीटर धरातल के अंदर जाते हैं तो तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वायु दाब का एकाएक कम हो जाना किस प्रकार के मौसम का सूचक है दोस्तों जब वायु दाब एकाएक कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, तूफानी मौसम हो जाते हैं दोस्तों। यानी अगर कहे वायु दाब का एकाएक कम हो जाना तूफानी मौसम का सूचक होता है। वायु दाब कम होने पर बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे गिर जाता है। यदि वायु दाब कम होता है तो बैरोमीटर का पारा अचानक से क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है, और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उस क्षेत्र में वायु दाब कम तथा शेष समीपवर्ती क्षेत्रों में वायु दाब उच्च है। चक्रवात के लिए इसी प्रकार की स्थिति अपेक्षित होती है, जिससे तूफानी मौसम ज्ञात हो जाता है। तो दोस्तों अगर कहे कि वायु दाब का एकाएक कम हो जाना क्या होता है, तूफानी मौसम का सूचक होता है। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। दोस्तों हमने बहुत ही अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन किया है। यदि प्रश्न अच्छे होंगे तो कमेंट में जरूर करेंगे कि हाँ प्रश्न बहुत अच्छे थे आज के कलेक्शन के। तो दोस्तों अगर कहे एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, तो दोस्तों एनीमोमीटर से
किसका मापन किया जाता है? वायु की दिशा का मापन। यानी अगर कहे वायु की दिशा का मापन किस किस माध्यम से किया जाता है, तो वायु की दिशा का मापन किस माध्यम से किया जाता है? एनीमोमीटर के माध्यम से किया जाता है। दोस्तों, वायु दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। वायु दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। वायु की दिशा एनीमोमीटर से ज्ञात करते हैं। वायु दाब किससे मापते हैं? वायु दाब बैरोमीटर से मापते हैं, जबकि वायु की दिशा एनीमोमीटर से ज्ञात करते हैं। सागरीय गहराई को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो फैदम मापी यंत्र का उपयोग सागरीय गहराई को मापने के लिए करते हैं। जबकि समुद्र तल से ऊंचाई अल्टीमीटर, यानी कि जो समुद्र तल की ऊंचाई है उसको मापने के लिए अल्टीमीटर तुंगता मापी यंत्र से को उपयोग में लाते हैं। इस यंत्र में एनारायड बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हमने सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे से, सारे जो ऑप्शंस हैं उन सारे ऑप्शंस को बहुत ही अच्छे से, यहाँ से एक दो प्रश्न तो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। जो लोग एग्जाम देते होंगे उनको तो पता ही होगा कितना महत्वपूर्ण है ये सेशन। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, धरातल से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर, धरातल से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुष्क वायु में निम्नलिखित में से किस गैस की अधिकता पाई जाती है? तो 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब धरातल से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुष्क वायु में निम्नलिखित में से किस गैस की अधिकता पाई जाती है? दोस्तों, ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि अगर कमेंट भी बॉक्स में कमेंट भी जरूर करें। इससे हमको हौसला मिलता है ताकि अगले जो वीडियो बने और जोश और उत्साह के साथ बने। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? आंसर, धरातल से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में शुष्क वायु में ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है। इसका आणविक सूत्र O2 है, जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं का योग है। इस प्रकार ऑक्सीजन उत्तर सही है दोस्तों। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकांश मौसमी घटनाएं निम्नलिखित में से किस मंडल में घटित होती हैं? तो जो हमने अभी कई बार बता चुके हैं आपसे कि अधिकांश मौसमी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं, तो अधिकांश मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। और कितने वायुमंडल के परत होते हैं? वायुमंडल के 5 परत होते हैं। क्षोभ मंडल निचली परत है, समताप मंडल नीचे से दूसरा, समताप मंडल के बाद आयन मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल, आयन मंडल के बाद बहिर्मंडल। तो दोस्तों, 75% से अधिक वायुमंडल का संकेंद्रण क्षोभ मंडल में होने के कारण अधिकांश मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। अगर यदि प्रश्न पूछे कि वायुमंडल का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पाया जाता है, तो वायुमंडल का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पाया जाता है? क्षोभ मंडल में पाया जाता है। क्षोभ मंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है संकेंद्रण? तो 75% पाई जाती है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों, जो इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, तो जो ये ऑर्गन है ना, ये ऑर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी के सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। तो अगर हम बात करें, ऑर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है और सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन को तनु करके प्रज्वलित को नियंत्रित करने का कार्य करती है, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर प्रज्वलन को नियंत्रित करने का कार्य करती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी से होने वाले दीर्घ तरंगीय विकिरण को आंशिक रूप से सोख कर उसे गर्म करती है दोस्तों। तो दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? ऑर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये तीनों क्या हैं? ये तीनों ग्रीन हाउस गैस हैं। मीथेन का अणुसूत्र CH4 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, नाइट्रस ऑक्साइड एक हंसाने वाली गैस होती है दोस्तों। चलते हैं, आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा। और जब आखिरी प्रश्न होगा तो इस प्रश्न को हम देखते हैं, वायुमंडल की परतों का निम्न में से कौन सा एक अनुक्रम सही है? तो कौन सा अनुक्रम सही है दोस्तों? अधोमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल तथा ओजोन मंडल। नहीं दोस्तों, ओजोन मंडल पहले आता है, आयन मंडल बाद में आता है, इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा। समताप मंडल पहले आ गए, ये कैसे हो जाएगा दोस्तों? पहले तो क्षोभ मंडल आती है, तो क्षोभ मंडल, ये भी कथन हमारा गलत हो जाएगा। अब कहे अधोमंडल,
मध्य स्तर या विक्षोभ सीमा, समताप मंडल तथा ओजोन मंडल। दोस्तों अधोमंडल को क्षोभ मंडल भी कहा जाता है। तो और चौथा नंबर ऑप्शन अगर हम देखें तो चौथा नंबर तो ऐसे ही गलत हो जाता है, क्योंकि शुरुआत किससे होती है? समताप मंडल से। जब शुरुआत समताप मंडल से होती है तो समताप मंडल तो पहले आता नहीं है, पहले कौन आता है? क्षोभ मंडल आता है। तो क्षोभ मंडल को अधोमंडल कहा जाता है। और जब क्षोभ मंडल को अधोमंडल, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कहे वायुमंडलीय के परतों के निम्न में से कौन सा एक अनुक्रम सही है? तो सबसे पहले आता है अधोमंडल, फिर मध्य स्तर विक्षोभ सीमा, फिर समताप मंडल तथा उसके बाद आएगा ओजोन मंडल। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम आगे बात करें वायुमंडल के स्तरीकरण में धरातल से ऊपर जाने पर सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर क्रमशः क्षोभ सीमा, समताप मंडल, ओजोन मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल विद्यमान है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि जब इसका हम दूसरा पार्ट लेकर आएंगे तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों कमेंट जरूर करें कि आज का सेशन कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।